बहुत ही बढ़िया स्पेशल क्लास आज की होने वाली है। जो भी हमारे साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको चल रहा है, नीचे चल रहा है और आपको स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप में दोस्तों आपको तुरंत ही लिंक दी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के दोस्तों, बिल्कुल पूर्णतः स्टार्टिंग से जो है हिंदी साहित्य आपको करवाया जाएगा। डॉक्टर विवेक शंकर जी की बुक से आपको विशेष स्पेशल नोट्स के माध्यम से आपका अध्ययन करवाया जाएगा। जो भी छात्र रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन मेंबर बनकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। दोस्तों हमारे साथी जितने भी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ये ज्वाइन मेंबर का ही आज मैं टेस्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों ये ज्वाइन मेंबर का टेस्ट है। इससे पहले मैंने ज्वाइन मेंबर वाले सभी साथियों का इसका विस्तृत पढ़ाया था, है ना, और उसके बाद ये इस प्रकार से टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये ज्वाइन मेंबर के लिए टेस्ट है। तो सभी साथियों से मैं यही बोलूंगा कि जो रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं, जो कुछ दिन के लिए आए हैं उनसे नहीं बोलूंगा, जो रेगुलर अध्ययन कर रहे हैं वो ज्वाइन मेंबर बन के कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है। दोस्तों अब भक्तमाल के रचनाकार आपको बताना है। बहुत ही सुंदर निचोड़ नोट्स के माध्यम से बिल्कुल शुरुआत से हम करेंगे। दोस्तों जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य में एक चीज तो सबसे पहले आती है कि हम देख लेते हैं कि सर हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ लिखे गए हैं इन ग्रंथ को लिखने में कौन से अन्य ग्रंथों की जो मदद ली गई है उन ग्रंथों को भी आपको पढ़ना होगा, उन ग्रंथों को भी पूछा जाता है। अब इन ग्रंथों को दोस्तों हम क्रमबद्ध भी पढ़ेंगे, ट्रिक से भी पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको याद करवाएंगी, आपके अध्ययन को बहुत अच्छा बनाएंगी। ठीक है, तो आपने बताया है कि सर जो भक्तमाल है ये भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो नाभादास हैं और सभी को पता है दोस्तों भक्तमाल रचना कई बार पूछी गई और नाभादास इसके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, नाभादास। ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे? भक्त का माल, भक्तों का माल कहां रखा है? नभ में रखा है। भक्तों का माल नभ में रखा है। इस प्रकार से नाभादास की एक कृति सभी लोगों को याद है लगभग। ठीक है, चलिए तो अब भक्तमाल का रचना काल क्या है। दोस्तों यहां पर हम रचना काल भी पढ़ेंगे, ट्रिक से भी आपको बताएंगे, सारी चीजें यहां पर होने वाली हैं। ठीक है, तो भक्तमाल का हमें रचना काल अब बताना है। 1585 है, 1596, 1658 है या फिर 1542 है, यानी कि 4 विकल्प हैं। भक्तमाल का अभी हमने देखा कि भक्तमाल की रचना किसने की है। भक्तमाल की जो रचना की है वो की है नाभादास ने। आपने बिल्कुल सही पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, भक्तमाल का रचना काल क्या माना गया? अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि भक्तमाल का रचना काल क्या है तो रोमा कुशवाहा जी जो कि ज्वाइन मेंबर हैं और इन्होंने पढ़ा हुआ है, नोट्स भी इन्होंने बनाए हैं, बहुत बढ़िया आंसर आपका आया है कि सर 1585 इसका रचना काल माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे डाउट बहुत सारे लोगों को हैं, उसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। फिलहाल आपको उत्तर लगाना है 1585। ठीक है, 1585 आपने लगा लिया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब यहां पर आपको देखना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां पर देखा आपने कि सर भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? नाभादास हैं। ये आपने बिल्कुल सही बताया, नाभादास जी भक्तमाल के रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, अब भक्तमाल की रचना मानी जाती है तो 1585 ईस्वी। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भक्तमाल की जो रचना है ये कब हुई तो आप बेशक 1585 ईस्वी लगा देना। अगर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तमाल की रचना जो मानी है वो कब मानी है तो इन्होंने 1596 ईस्वी मानी है। किसने मानी है? डॉक्टर नगेंद्र साहब ने मानी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका रचना काल क्या मानते हैं तो इसका रचना काल मानते हैं, क्या मानते हैं? इसका रचना काल संवत 1642 मानते हैं। ठीक है, इसको याद करना। फिर साहित्य कोश भाग 2 में इसका रचना काल जो माना गया है 1592 माना गया है। कितना माना गया है? 1592 माना गया है। इसको सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं ये ज्वाइन मेंबर के नोट्स हैं। इससे पहले ज्वाइन मेंबर को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था।
पुस्तक से पढ़ाया था, और पुस्तक के बाद उनका जो टेस्ट होगा वो नोट्स के आधार पर होगा, उनसे पूछा जाएगा, और निचोड़ नोट्स आपको ज्वाइंट मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पीडीएफ आदि नोट्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, तो भक्तमाल के रचनाकार हमने पढ़ दिया नाभा दास हैं। भक्तमाल की रचना 1585 में हुई। डॉक्टर नगेंद्र भक्तमाल की रचना 1596 मानते हैं। ठीक है, रामकुमार वर्मा इसका रचनाकाल संवत 1642 मानते हैं। साहित्य कोश भाग 2 में इसका रचनाकाल 1592 है। ठीक है, 1592। इतनी चीजें आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले। महावीर सिंह गहलोत, महावीर सिंह गहलोत भक्तमाल का रचनाकाल मानते हैं 1658। ये भी आपको याद रख लेना है। महावीर सिंह गहलोत क्या मानते हैं? 1658 मानते हैं। ठीक है, भक्त काल में 200 भक्तों, भक्तमाल जो रचना है इसमें 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 356 में रचित हैं। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा कि भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र जो है रचित है, तो आप बता देना 200 भक्तों का चरित्र रचित है, कितने छप्पे में रचित है, तो आप बता देना कि सर ये 316 छप्पे में रचित है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। भक्तों कवियों के विषय में जानकारी देने वाली हिंदी की यह प्रथम पुस्तक मानी जाती है। भक्त कवियों के विषय में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप बता देना भक्तमाल। ठीक है, नाभा दास ने तुलसी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। किसके प्रति? तुलसी के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने अपने ग्रंथ का सुमेरु किसे कहा है, तो तुलसी को कहा है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों, काय के बारे में, भक्तमाल के बारे में। अब कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट एग्जाम हो, चाहे टेट एग्जाम हो, पीजीटी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, भक्तमाल में इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए आप भक्तमाल का इतना ध्यान आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद हो गई। फिर आपसे पूछा जाता है कि 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन हैं? 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हमें बताना है। दोस्तों ये वे ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, चाहे वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, चाहे आपके मिश्र बंधुओं ने लिखा, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, जितने भी जे साहित्यकार हैं, इन्होंने इन्हीं रचनाओं को आधार बनाकर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है। ये इस वाले में पूरा क्रमबद्ध भी आपको बताया है, मतलब हिंदी साहित्य के स्रोत से कहीं भी पूछा जाएगा तो इस वीडियो के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अंजना सिंह जी 84 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तब आपने बिल्कुल सही बताया कि सर गोकुलनाथ माने जाते हैं। ये तो आपको पता है। बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बताया बहुत सारे लोगों ने, है ना। बी नंबर पुष्पा जी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो 84 वैष्णव की वार्ता का रचना काल क्या है। अब रचना काल यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें लिखना है। 84 वैष्णव की वार्ता का रचना काल क्या माना जाता है? 1568 ईस्वी माना जाता है, 1573, 1585 या फिर 1620 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों एक एक चीज बिल्कुल क्रमबद्ध आपको करवाई जाएगी। शुरुआत से अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम कोई भी हो, सारे एग्जाम क्वालिफाई आप करेंगे, चाहे वो नेट हो, पीजीटी, टेट, कुछ भी हो। तो ये साथियों ज्वाइंट मेंबर को पहले पढ़ाया जा रहा है, मतलब ये ज्वाइंट मेंबर की क्लास आज आपको दी गई है कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस तरह से शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइंट मेंबर बन सकते हैं, लेकिन 2 क्लासें तो आपको मिलेंगी ही। ठीक है, तो 84 वैष्णव की वार्ता का रचना काल हमें बताना है और आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर भक्तमाल का रचना काल तो 1585 आपने बताया था, लेकिन अगर बात करें 84 वैष्णव की वार्ता तो ये रचना हुई थी 1568 ईस्वी में, है ना। प्रभा सिंह जी 1 नंबर, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा जो आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बहुत ही अध्ययन, चाहे वो 84 वैष्णव की वार्ता हो, चाहे 252 वैष्णव की वार्ता हो। ठीक है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। 84 वैष्णव की वार्ता का रचना काल 1568 ईस्वी है ना।
इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है गोकुलनाथ जी। कौन माने जाते हैं दोस्तों? गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसको याद रखेंगे। 1568 ईस्वी रचना काल है। 1585 हमने पढ़ा था भक्तमाल। 1568 ईस्वी के रचनाकार कौन है? जो 1568 है 84 वैष्णव की वार्ता का काल माना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद हो गई। 252 वैष्णव की वार्ता, ये 1585 ईस्वी के रचनाकार भी गोकुलनाथ हैं। 1585 नहीं, सॉरी 1568। तो अब आपको याद रख लेना है कि 252 की वैष्णव की वार्ता हो या फिर 84 वैष्णव की वार्ता हो, इन दोनों का रचना काल कितना है? 1568 ईस्वी है। ये आपको याद रखना है। तो 1568 ईस्वी में ये रचनाएं हुई और उसके बाद जो रचना हुई वो भक्तमाल की 1585 में हुई। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया। किसके? वल्लभाचार्य के। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता में और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए 84 वैष्णव की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन किया गया है, किसके शिष्यों का चरित्र चित्रण किया गया है? तो आप बता देना कि सर वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णव की वार्ता में किया गया, लेकिन 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, यह भी आपको याद रख लेना है। विभिन्न कवियों के बारे में ब्रज भाषा गद्य में पहली बार सूचना प्राप्त होती है तो कहां पर, किससे होती है दोस्तों? वो होती है, कैसे होती है? ये 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता से। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले हमने देख लिया कि सर भक्तमाल की अगर बात करें तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास जी हैं। भक्तमाल का जो रचना काल है 1585 है। 84 वैष्णव की वार्ता का रचना काल 1568 है। 252 वैष्णव की वार्ता का रचना काल 1568 है। ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं वो गोकुलनाथ हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में 84 जो है शिष्यों, वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन किया गया और 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों की कथाओं का संकलन किया गया। ये आप सभी को क्लियर है। आगे देखते हैं कविमाला के रचनाकार कौन हैं। कविमाला यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको बताना है तुलसी, गोकुलनाथ, नाभादास या फिर कालिदास त्रिवेदी। दोस्तों आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, साथ ही आपको पूरा विस्तृत डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी तैयार रहे दोस्तों ज्वाइन मेंबर बनने के लिए। आप ज्वाइन मेंबर जरूर बने। ठीक है, और आप ऐसे ही पढ़ाई करना चाहते तो ऐसे भी मैं पढ़ाने को तैयार है। सभी के लिए मैं पढ़ाई भी करवाऊंगा, है ना। और दोस्तों कविमाला के जो रचनाकार हैं वो कविमाला के आपको बताना है तुलसी हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या फिर कालिदास त्रिवेदी हैं। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोले सर गोकुलनाथ तो 252 वैष्णव की वार्ता के हैं, नाभादास भक्तमाल के हैं, तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके पहले ही कट जाते हैं। ठीक है, अब बचे तुलसी और कालिदास त्रिवेदी। तब आपका उत्तर होगा कविमाला के जो रचनाकार हैं वो तुलसी हैं। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे लोग तुलसी को तुलसीदास समझ बैठते हैं। ये तुलसीदास नहीं है, ये तुलसी कवि हैं दोस्तों। इनकी रचना का नाम है कविमाला। कविमाला ये तुलसी कवि की है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, ये तुलसीदास नहीं है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कविमाला के रचयिता तुलसीदास नहीं है, है ना। ये तुलसीदास नहीं है। कविमाला का रचना काल 1655 है। कविमाला का रचना काल क्या है? 1655। दिव्या भारद्वाज जी 1655 है कविमाला का रचना काल। इसमें 75 कवियों की रचनाएं संकलित हुई हैं। यह ग्रंथ क्या है? अप्राप्य है। अब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि कविमाला का रचना काल क्या है? बोलोगे सर 1655। भक्तमाल का रचना काल क्या है? 1555। 84 वैष्णव की वार्ता का रचना काल क्या है? 1568। 252 वैष्णव की वार्ता का रचना काल क्या है? 1568, है ना। कविमाला के रचयिता कौन है?
तुलसी है ना। कविमाला का रचना काल क्या है, तो 1655 है। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर बात करते हैं कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 है और 6 का उत्तर आपको बताना है। तुलसी हैं, गोकुलनाथ हैं, नाभादास हैं या फिर कालिदास त्रिवेदी हैं। दोस्तों ये अपनी सीरीज चलेगी ज्वाइन मेंबर की, ये ज्वाइन मेंबर के नोट्स थे जो आपको यहाँ प्रेषित आज किए गए हैं, ठीक है। ये पहले क्या करते हैं, अपन बुक से पढ़ते हैं, ज्वाइन मेंबर में बुक से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट होता है। टेस्ट यानी कि हमने जो पढ़ा है उसका मैं व्यवस्थित नोट्स बनाता हूं, बिल्कुल छांट कर आपको क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बनाता हूं, फिर उसके आधार पर टेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से वो क्लासें स्टार्ट हैं, जहां पर रोमा कुशवाहा जी भी बहुत बढ़िया नोट्स बनाती हैं। और कालिदास हजारा के रचनाकार तुलसी तो नहीं है, हमने पढ़ा था, गोकुलनाथ नहीं है, नाभादास नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपको हो जाएगा कालिदास त्रिवेदी। कौन है, कालिदास त्रिवेदी, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर कालिदास त्रिवेदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं, ठीक है। डी नंबर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया। अब यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है, कालिदास त्रिवेदी। एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है, तो काली से कालिदास और काली से कालिदास त्रिवेदी है ना, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी की रचना हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसका रचनाकाल क्या है, इसका रचनाकाल क्या है दोस्तों, 1718 ईस्वी। 1718 ईस्वी कालिदास हजारा का जो रचनाकाल है वो 1718 ईस्वी है, ये आपको याद रखना है। कालिदास हजारा का 1718 है। बाद में पूरा मैं क्रमबद्ध भी आपको ट्रिक से बता दूंगा, ये रचनाएं क्रमबद्ध आपको ट्रिक से भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो 1718 ईस्वी आपको याद रखना है। फिर कालिदास हजारा में 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित हैं, इतना आपने पढ़ लिया। शिवसेन सेंगर की शिवसेन सरोज का यह आधार ग्रंथ भी माना जाता है। अगर आपने अभी तक पढ़ा था कि शिवसेन सेंगर जो है इनकी रचना है शिवसेन सरोज, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिवसेन सरोज का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो आप बता देना कालिदास त्रिवेदी का कालिदास हजारा, जिसकी रचना 1718 ईस्वी में हुई थी और इसमें 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित हैं। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों शुक्ल जी ने कहा कि कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि कवियों के काल आदि के निर्णय में जो कालिदास हजारा है ये बहुत ही उपयोगी ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। फिर यहां से आपको कालिदास त्रिवेदी की प्रसिद्धि का एक अन्य आधार बधु विनोद है। बधु विनोद दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना है। जैसे कालिदास हजारा हमने पढ़ा था, ऐसे ही एक बधु विनोद रचना भी, एक बधु विनोद जो रचना है ये भी कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है और इसका रचना काल है 1692। इसका रचना काल क्या है बधु विनोद का, 1692 है और ये नायिका भेद पर आधारित है। कौन सी, बधु विनोद। रचना किसकी है, आपने बताया सर ये रचना कालिदास त्रिवेदी की है। इसका रचना काल क्या है, आपने बताया 1692 ईस्वी है, बिल्कुल सही है। और ये नायिका भेद पर आधारित है। तो कालिदास त्रिवेदी की हमने दो रचनाएं पढ़ ली, एक तो कालिदास हजारा पढ़ ली, दूसरी बधु विनोद पढ़ ली, ठीक है, ये पढ़ ली। और बधु विनोद नायिका भेद पर आधारित है, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अलंकार रत्नाकर के रचनाकार कौन है। अलंकार रत्नाकर, चार विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है दलपति राय और बंशीधर, दूसरा गोकुलनाथ, तीसरे नाभादास जी हैं, चौथे हैं कालिदास त्रिवेदी, ठीक है। अब आपको अलंकार रत्नाकर के रचनाकार हमें कमेंट में लिखना है। दोस्तों ये वो रचनाएं हैं, ये वो स्रोत हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अदा की है। चाहे रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हो, चाहे किसी भी इतिहास ग्रंथ लिखा गया हो, इन्हीं रचनाओं को आधार बनाया गया और इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं और ये हमेशा एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अलंकार रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर अलंकार रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो दलपति राय हैं और बंशीधर हैं। दलपति राय और बंशीधर, यानी कि आपका जो एक नंबर बताया है राजेश कुमार जी, दलपति राय
और बंसीधर की रचना मानी जाती है अलंकार रत्नाकर। ठीक है, तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही होगा यहां पर। ठीक है, यस रत्ती जी, ए नंबर सही हो जाएगा। अलंकार रत्नाकर के रचनाकार यहां पर हमने देखा कि दलपति राय और बंसीधर हैं, ये आपको याद हो गया। ठीक है, इसका रचना काल क्या है, तो 1735 अलंकार रत्नाकर का रचना काल माना जाता है, 1735। ठीक है, बेसापाल जी 1735 इसका रचना काल है। आशु गोंडवाल, कवियों की नामावली की दृष्टि से यह उपयोगी ग्रंथ है, कवियों की नामावली की दृष्टि से ये जो है अलंकार रत्नाकर ये बहुत ही उपयोगी ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसमें 44 कवियों के नाम हैं। कितने कवियों का उल्लेख इसमें मिलता है, 44 कवियों का उल्लेख मिलता है। और यह महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों के स्वरूप निरूपण हेतु रचा गया। एक रचना आपने पढ़ी होगी भाषा भूषण, भाषा भूषण एक रचना है और वो किसकी है, जसवंत सिंह की है, जसवंत सिंह की है। और ये जसवंत सिंह की भाषा भूषण की टीका के रूप में जो है निरूपण ये रचा गया ग्रंथ माना जाता है अलंकार रत्नाकर, जिसके की जो रचयिता हैं दलपति राय और बंसीधर हैं, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है और जिसको नहीं पता है तो वो 9098609291 ये व्हाट्सएप नंबर है साथियों। आप व्हाट्सएप नंबर से अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सार संग्रह के रचनाकार कौन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपको बताना है। सार संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं, प्रवीण कवि, गोकुलनाथ माने जाते हैं, नाबादास या फिर कालिदास त्रिवेदी। यानी कि 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं फतेह सिंह जी, 4 में से सार संग्रह की रचनाकार हमें बताना है और बहुत ही बढ़िया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उत्तर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा, आपने बिल्कुल सही बताया है। कौन कौन सही बता रहा है, सीमा कुमारी जी, विनय कुमार जी, सोनम राठौर जी। प्रश्न क्रमांक 8 में आपने चयन किया है कि सर सार संग्रह के जो रचनाकार हैं वो प्रवीण कवि हैं। कौन है, प्रवीण कवि है ना, प्रवीण कवि जो सार निकालने में, अपन बोलते ना कि सर सार बताओ, सार बताओ, जो सार निकालने में प्रवीण होगा, जो सार निकालने में प्रवीण होगा वही सार निकाल पाएगा। तो यहां पर पूछा भी वही गया कि सर सार संग्रह की रचनाकार कौन है, बोले सर मैं सार निकालने में प्रवीण हूं, है ना, सार निकालने में प्रवीण हूं। तो ये प्रवीण कवि यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपने बिल्कुल सही बताया। फिर बढ़ते हैं, सार संग्रह के रचनाकार प्रवीण कवि हैं और इसमें 150 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। काय में, सार संग्रह में कितने, 150 कवियों की। मिश्र बंधुओं ने अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह का विवरण अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में दिया है। किसने, मिश्र बंधुओं ने। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना है, 150 कवियों की रचनाएं इसमें संकलित हैं, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जितनी चीजें हैं वो आपको याद करते जाना है। फिर आपसे पूछा गया है दोस्तों, सतकवि गिराबिलास, सतकवि गिराबिलास के रचनाकार कौन है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 9 है, 9 का उत्तर बताना है। बलदेव बघेलखंडी, गोकुलनाथ, नाबादास, कालिदास त्रिवेदी। ये रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सोचते हैं कि ये रचनाएं आ कहां से गई हैं। ये हमेशा पूछी जाती हैं, चाहे भक्तमाल हो, 84 वैष्णव की वार्ता हो, सार संग्रह हो, अलंकार रत्नाकर हो, कालिदास हजारा हो, सतकवि गिराबिलास हो, ये हमेशा पूछी जाती हैं रचनाएं, है ना। तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, और सतकवि गिराबिलास के रचनाकार बताना है। तो दोस्तों इसके रचनाकार हैं बलदेव बघेलखंडी, बलदेव बघेलखंडी। पुष्पा जी बिल्कुल सही आंसर आपने बताया कि सर सतकवि गिराबिलास के जो रचनाकार हैं वो कौन है, बलदेव बघेलखंडी साहब हैं, यानी आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, एक एक चीज को देखना है। जब आप हिंदी साहित्य को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे होते हैं, जीरो से पढ़ रहे होते हैं, तो आपको पूरी चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, अब दोस्तों सतकवि गिराबिलास के रचनाकार बलदेव बघेलखंडी हैं, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है, बलदेव बघेलखंडी साहब, इसका रचना काल क्या है, तो 1746 ईस्वी है। क्या है, 1746 ईस्वी सतकवि गिराबिलास का रचना काल माना जाता है। सबसे ज्यादा समस्याएं कहां आती हैं, समस्याएं आती हैं रचनाओं के काल में, है ना। पूछा जाता है कि क्रमबद्ध कीजिए, रचना काल के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल हम क्रमबद्ध अध्ययन ही कर रहे हैं, अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और साथ ही ट्रिक भी मैं आपको बताता जाऊंगा,
है ना, क्रमबद्ध की भी और सन भी आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो इसका रचना काल क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सतकवि गिराबिलास का रचना काल क्या है, तब आप बता देना कि सर 1746 इसका रचना काल माना जाता है। ठीक है, इसमें 17 कवियों की रचनाओं के उदाहरण संग्रहित हैं। कितने कवियों के हैं, 17 कवियों के रचनाओं के उदाहरण संग्रहित हैं। इन कवियों में चिंतामणि, मतीराम, कालिदास त्रिवेदी, केशव, बिहारी आदि कवि आते हैं। सतकवि गिराबिलास, है ना, में इन कवियों की रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों विद्वन मोद तरंगिणी, विद्वन मोद तरंगिणी की रचनाकार कौन है। विद्वन मोद तरंगिणी की रचनाकार हमें बताना है सुब्बा सिंह, सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर, गोकुलनाथ, नाबादास या फिर कालिदास त्रिवेदी। ठीक है, बिल्कुल व्याकरण का भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अध्ययन में करवाने वाला हूं दोस्तों। 1-2 दिन में व्याकरण की भी क्लास हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अपन वर्णमाला से पढ़ेंगे और वर्णमाला से लेकर के जितना भी अपना व्याकरण है सभी का आपका टेस्ट होगा और बिल्कुल व्याख्या सहित इसी प्रकार से आपको टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है रेवाटी जी, है ना, विद्वन मोद तरंगिणी के रचनाकार आपको बताना है, तब आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर, सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर सही है। ठीक है, विद्वन मोद तरंगिणी के रचनाकार कौन है, सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर हैं। अब आपको बताना है कि इसका रचना काल क्या है। रचना काल भी पूछा जा सकता है या क्रमबद्ध पूछा जा सकता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि विद्वन मोद तरंगिणी की जो रचना काल है वो 1817 ईस्वी है। ठीक है, क्या है, 1817 ईस्वी है, ये भी आपको याद रख लेना है। 17 कवियों की कविताएं संकलित हैं। इसमें कवियों के नायक नायिका भेद, सखी दूती, षड ऋतु रस संबंधी कविताएं संकलित हैं। काय में, विद्वन मोद तरंगिणी में 1817 इसका रचना काल माना जाता है। 17 कवियों की इसमें कविताएं संकलित हैं और नायक नायिका भेद से संबंधित सखी दूती, षड ऋतु और रस संबंधी जो कविताएं हैं इसमें संकलित हैं। किसमें, सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर की एक रचना है विद्वन मोद तरंगिणी में। ठीक है, तो ये विद्वन मोद तरंगिणी जब भी पूछा जाए लगा देना सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर, सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं, जरा कमेंट में बताते जाएं राधिका, कुलदीप जी, है ना। तो अगला आपसे पूछा जाता है राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है। राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव, गोकुलनाथ, नाबादास या फिर कालिदास त्रिवेदी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा दिव्या जी, राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन माने जाते हैं। कृष्णानंद व्यास जी माने जाते हैं, गोकुलनाथ माने जाते हैं, नाबादास या फिर कालिदास त्रिवेदी माने जाते हैं। तब आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करके राग कल्पद्रुम के रचनाकार बताना है। ठीक है, फिर हम इसका विस्तृत बताएंगे, विस्तृत पढ़ेंगे पिंकी शर्मा, है ना, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कृष्णानंद व्यासदेव, कृष्णानंद व्यासदेव। और बोले सर कृष्ण से तो हम राग करते थे, गोपियां भी राग करती थी, है ना, तो यहाँ पर राग ही तो पूछा गया है। बोले सर यहाँ पर राग पूछा गया और राग तो हम कृष्ण से करते थे, तो कृष्णानंद व्यासदेव, कृष्णानंद व्यासदेव की ये रचना है, यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए जिन्होंने भी बताया है वीरेंद्र जी, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, फिर यहां पर राग कल्पद्रुम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राग कल्पद्रुम की रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव जी हैं, इतना आपको याद रख लेना है। इसका रचनाकाल माना जाता है 1843 ईस्वी। क्या माना जाता है इसका रचनाकाल। अगर आपसे पूछा जाए कि राग कल्पद्रुम का रचनाकाल क्या है, तो आप बता देना 1843 है ना। कृष्णानंद व्यासदेव की ये रचना है। रचना की आप चिंता नहीं करना, अभी रचना काल भी आपको याद हो जाएगा ट्रिक से, बाद में पूरा क्रमबद्ध भी पूरी रचनाएं याद हो जाएंगी ये, है ना, सारी की सारी। बाद में एक बहुत ही अच्छी फनी ट्रिक मैंने रखी है जिसमें इनका रचना काल, है ना, आपको क्रमबद्ध और वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, 1843 ईस्वी में ये 4 खंडों में प्रकाशित, है ना, जो रचना है का राग कल्पद्रुम, ये संगीत शास्त्र से संबंधित है। कभी कभी पूछा जाता है कि राग कल्पद्रुम जो रचना है ये संबंधित है, तो ये संबंधित है संगीत शास्त्र से। ठीक है, रचना काल 1843 से 4 खंडों में ये प्रकाशित है।
ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और कृष्णानंद व्यासदेव की ये रचना है। ठीक है, राग सागर से विभूषित कृष्णानंद के संग्रह को राग सागरोदय, राग कल्पद्रुम भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और शिवसेन सेंगर के अनुसार इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित हैं, 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, राग कल्पद्रुम के बारे में तो फटाक से आपको बताना है कि स्पीड ज्यादा तो नहीं है या स्पीड कम तो नहीं है, आप लोग बताते जाना, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, कुछ लोग चाहते हैं सर आराम से पढ़ाओ। लेकिन अपनी जो क्लास होगी बिल्कुल आराम से होगी, आप लोगों को एक एक चीज क्लियर होती जाए, यही बहुत अच्छा है। यही मेरा उद्देश्य है कि जब हम पढ़ रहे हैं शुरुआत से तो एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आपसे पूछा जाता है श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार आपको बताना है। 12 प्रश्न क्रमांक 12 है दोस्तों, और 12 का उत्तर आपको बताना है कृष्णानंद व्यासदेव है, गोकुलनाथ, कवि सरदार या फिर कालिदास त्रिवेदी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति क्या करता है, बड़ा अच्छा श्रृंगार करके आ जाता, श्रृंगार करके आया, नए कपड़े पहन के आया, तो अपने आप को क्या समझने लगता है, अपने आप को सरदार समझता है। क्या समझता है अपने आप को? सरदार। बोले मैं बहुत श्रृंगार करके आ गया, है ना। तो श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? श्रृंगार अगर करके कोई आ गया है तो क्या समझता है? सरदार समझता है, सरदार समझता है। तो ये कवि सरदार की रचना है, कबीर सरदार। यानी सी नंबर आपका प्रिया देवी जी, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही होगा। फिर आपको बताना है कि श्रृंगार संग्रह की रचनाकार कवि सरदार हैं, कवि सरदार हैं आंसू जी, है ना, सूर्या। और इसका रचना काल है 1848 ईस्वी। क्या है? 1848 ईस्वी है। इसमें श्रृंगारक कवियों को स्थान मिला है और कवि सरदार काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राज्याश्रित कवि थे। अब आपसे कभी पूछा जाए कि कवि सरदार किसके राज्याश्रित कवि थे, तो ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राज्याश्रित कवि थे। 1848 इस श्रृंगार संग्रह का रचना काल माना जाता है, कवि सरदार इसके रचनाकार माने जाते हैं, श्रृंगारक कवियों को इसमें स्थान मिला है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है श्रृंगार संग्रह के बारे में। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रस चंद्रोदय के रचनाकार कौन है। रस चंद्रोदय यानी कि कृष्णानंद व्यासदेव जी हैं, है ना, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं, कवि सरदार हैं, कालिदास त्रिवेदी हैं। यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 डबल हो गया है, 12 है, कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है। रस चंद्रोदय की रचनाकार आपको बताना है। दोस्तों अगर इस प्रकार से आप क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीजीटी, टेट, नेट, एच टेट, कोई भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेड हो, अगर इस प्रकार से आप अध्ययन कर रहे हैं तो एग्जाम नर कुछ भी पूछे आपसे सब बनेगा। और आपसे सब बनेगा तो आप बता देना कि सर ये रस चंद्रोदय जो है ये ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी है। क्या है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, त्रिपाठी है ना। त्रिपाठी से क्या बनेगा? त्रिपाठी। बोले सर त्रिपाठी हैं, त्रिपाठी यानी 3 पाठ, 3 पाठ हमें चंद्रोदय के पढ़ना है, 3 पाठ, त्रिपाठ हमें चंद्रोदय के पढ़ना है। त्रिपाठ काय के पढ़ना है? चंद्रोदय। तो रस चंद्रोदय के हमें त्रिपाठ पढ़ना है, तो त्रिपाठ से त्रिपाठी और ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी इसके रचनाकार होंगे। ठीक है, चंद्रोदय। और इसका रचना काल क्या है? 1863 ईस्वी है ना। रस चंद्रोदय का रचना काल क्या है? 1863 ईस्वी, 1863 ईस्वी। इसको नोट अगर कर रहे हैं आप तो करते जाएं। रस चंद्रोदय की 1863 ईस्वी इसका रचना काल है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है दिग्विजय भूषण के रचनाकार कौन है। दिग्विजय भूषण यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 13 है दोस्तों, है ना। एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, दिग्विजय भूषण, लाला गोकुल प्रसाद ब्रज, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, कवि सरदार या फिर कालिदास त्रिवेदी। तो दिग्विजय भूषण, तो इसके रचनाकार कौन है? दिग्विजय। क्या हो जाएगा सही उत्तर? सभी को बताना है। मायाराम जी, प्रदीप जी, अनुपम पाल जी, प्रश्न क्रमांक 13 में आपका बिल्कुल सही आंसर आपने बताया कि सर दिग्विजय भूषण के जो रचनाकार हैं, दिग्विजय भूषण, वो हैं लाला गोकुल प्रसाद ब्रज, लाला
गोकुल प्रसाद ब्रज जो रचनाकार हैं, है ना, वो काय के हैं, दिग्विजय भूषण के, यानी कि बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, दिग्विजय भूषण। फिर आपसे पूछा जाता है कि दिग्विजय भूषण का रचना काल क्या है, तो ये 1868 है। क्या है? 1868, जो आपको याद रखना है। लाला, है ना, गोकुल प्रसाद ब्रज की जो रचना है दिग्विजय भूषण, इसका रचना काल 1868 माना जाता है। 68, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन अपना आता है सुंदरी तिलक। सुंदरी तिलक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लाला गोकुल प्रसाद ब्रज, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु या फिर कालिदास त्रिवेदी। और आपको पता है कि भारत में सुंदर तिलक लगाते हैं, भारत में सुंदर तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बोले सर आज मैं सुंदर तिलक लगा के आया हूँ, सुंदर तिलक लगा के आया हूँ, भगवान के पास गया था। तो भारत में क्या करते हैं? सुंदर तिलक लगाते हैं। तो ये सुंदरी तिलक जो रचना है ये किसकी हो जाएगी? अब आपको ही बताना है, आप ही समझदार हैं। 14 का उत्तर आपको बताना है फटाफट से। सूर्या जी, है ना, और एजुकेशन विजन यानी राधिका जी, सभी लोग बताएंगे सुंदरी तिलक के रचनाकार कौन है। तो आपने बिल्कुल सही बताया, बोले सर भारत में सुंदर तिलक लगाते हैं। तो ये सुंदरी तिलक भारतेंदु जी की रचना हो जाएगी। भारतेंदु यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और इसका रचना काल है 1869। 1869, है ना, ये भी आपको याद रख लेना है दोस्तों। 1869 में किसका जन्म हुआ था? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। और जन्म हुआ, बोले सर सुंदर तिलक लगाकर जन्म हुआ 1869 में। फटाफट से लिखें, 1869 में किसका जन्म हुआ था? एक महान आत्मा है, सुंदरी तिलक के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसका रचना काल क्या है ये हमने पढ़ा कि 1869 है, ठीक है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। बताओ जल्दी से कि 1869 जब इसका रचना काल आता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इतिहास में कि यहाँ पर एक महात्मा का जन्म होता है जो पूरा इतिहास ही पलट देता है दोस्तों। जल्दी से बताओ। और अगला है कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन आपको बताना है, ऑप्शन बताना है। वेरी गुड, राम व्यास जी, गांधी जी का जन्म हुआ और सुंदर तिलक लगा के बोले सर जन्म हुआ था इनका, है ना। और कवित्र रत्नाकर की रचनाकार आपको बताना है लाला गोकुल प्रसाद ब्रज, माता दीन, भारतेंदु, है ना, भारतेंदु, तेंदु, यहाँ देंदु लिख गया, देंदु, तेंदु हैं, है ना, भारतेंदु जी, और कालिदास त्रिवेदी। चलिए, तो आपको बताना है कवित्र रत्नाकर। अब यहाँ पर आपको पता होगा एक रचना आपने पढ़ी होगी कवित्र रत्नाकर, सेनापति की, सेनापति की पढ़ी है ना, सेनापति की रचना पढ़ी है कवित्र रत्नाकर, बिल्कुल बेशक वो भी आपको याद रख लेना है। सेनापति की एक रचना कवित्र रत्नाकर है और एक रचना कवित्र रत्नाकर ये भी किसकी है? बोले सर एक पॉइंट आता है कि हमारी जो माता है, माता, है ना, या फिर भारत माता बोलो, भारत माता, भारत माता हमारी रत्न है और भारत माता की रक्षा करने वाली सेना भी हमारी क्या है? रत्न है। तो माता से बनेगा रत्न, रत्न कौन है? माता, तो माता दीन बनेंगे और रत्न कौन है? सेना, तो सेनापति बनेंगे, है ना। कैसे करेंगे, कैसे अपन ने याद किया? बोले सर यहाँ पर आया रत्नाकर और रत्न हमारी क्या है? माता भी हमारी रत्न है और माता की रक्षा करने वाली जो सेना है ये सेना भी हमारी रत्न है। तो माता से माता दीन कवित्र रत्नाकर की रचनाकार हैं और सेना से सेनापति की रचना भी कवित्र रत्नाकर है। इनको हम याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर माता दीन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। और ये जो कवित्र रत्नाकर है जो माता दीन की है दोस्तों, इसका रचनाकाल 1876 ईस्वी माना जाता है, 1876 ईस्वी, ये भी आपको याद रख लेना, 1876 ईस्वी कवित्र रत्नाकर, माता दीन की कवित्र रत्नाकर 1876 ईस्वी मानी जाती है, ठीक है। फिर अगला देखें भाषा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? भाषा काव्य संग्रह लाला गोकुल प्रसाद ब्रज हैं, माता दीन हैं, महेश दत्त शुक्ल हैं या फिर कालिदास त्रिवेदी हैं। यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 का आपको बताना है दोस्तों। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ये ज्वाइन मेंबर को बिल्कुल ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन मेंबर को मिलेंगे। और ये ज्वाइन मेंबर के नोट्स हैं, मैं आप लोगों को एक बार बताने वाला लेकर के आया हूं कि इस प्रकार के सबसे पहले विस्तृत पढ़ाया जाता है बुक में से, फिर उसका निचोड़ बनाया जाता है नोट्स, फिर उसका टेस्ट होता है नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो ये
चल रही है ये सीरीज ज्वाइंट मेंबर की इस प्रकार से चलेगी जो मैंने आपको बता दी है। तो जो भी साथी ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते हैं और हिंदी साहित्य को बिल्कुल शुरुआत से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइंट मेंबर जरूर बन जाएं, ठीक है। और भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि सर भाषा काव्य रचनाकार है महेश दत्त शुक्ल। महेश दत्त शुक्ल हैं यानी सी नंबर बिल्कुल सही बताया आशु जी, सी नंबर आपका महेश दत्त शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अब दोस्तों इस जो अपनी भाषा काव्य संग्रह है इसका रचनाकाल क्या है, तो ये 1857 है। क्या है? 1857। तो इसको भी आपको याद रख लेना 1857, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह की रचनाकार बोले सर 1857 किसकी रचना है ना। और महेश दत्त शुक्ल हैं, सॉरी यहाँ पर माता दीन लग गया है ना, ये माता दीन नहीं है, ये महेश दत्त शुक्ल हैं, ठीक है, 1857 में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब देखते हैं हम रचना काल की दृष्टि से क्रमबद्ध कीजिए। अब हमने दोस्तों रचनाएं पढ़ी है ना, और रचना काल की दृष्टि से आपको क्रमबद्ध आपको करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कूट दिया है आपको यहाँ पर, एक कूट दिया है, इस कूट को देखना है और आपको 1 2 3 4 ये विकल्प दिए हैं, इनमें से आपको चयन करना है, ठीक है। तो सभी लोग चयन करेंगे। लास्ट ऑप्शन में लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो 3 नंबर है, ठीक है, ये 3 नंबर है यहाँ पर, जो लास्ट वाला है ये 3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमारा सिर है उसके पीछे 3 लिखा है, ठीक है। तो रचना काल की दृष्टि से क्रमबद्ध हमें करना है। भक्तमाल सबसे पहले आती है, 84 वैष्णव की वार्ता सबसे पहले आती है, कविमाला आती है या फिर कालिदास हजारा आती है, ये चीज आपको बतानी है। तो आपको बताएं प्रश्न क्रमांक 16 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। रचना काल की दृष्टि से क्रमबद्ध हमें करना है और क्रमबद्ध आप करेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको 1 2 3 इस प्रकार से कूट दिया है और रचना तो हमने पढ़ी थी कि सर 1585 में भक्तमाल की रचना हुई, 1568 में 84 वैष्णव की वार्ता की रचना हुई, और भी 2 रचनाएं और हैं। अब इनको आप क्रमबद्ध करके प्रश्न क्रमांक 16 में चयन किया आपने और बिल्कुल सही चयन किया है कि सर जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 यानी कि सबसे पहले कौन सी आएगी, 84 वैष्णव की वार्ता है ना, उसके बाद कौन सी आएगी, भक्तमाल, ठीक है, फिर उसके बाद आएगी कविमाला और उसके बाद कालिदास हजारा, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 3 आपका बिल्कुल सही है। बढ़ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें देखें कि 84 वैष्णव, यहाँ पर आपकी ट्रैक है, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, इस ट्रैक को आपको फॉलो करना है, इसको याद करना है ना, कि मतलब क्रमबद्ध रचनाओं की ट्रैक है। 84 वैष्णव ने 252 भक्त कवि कालिदास को अलंकार का सार सुनाया। ये क्या है, क्रमबद्ध ट्रैक है, बहुत सारी रचना है, इसलिए 2 ट्रैकें आपको याद करना है। क्या याद करोगे, 84 वैष्णव ने 252 भक्त कवि कालिदास को अलंकार का सार सुनाया। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, 84 वैष्णव की वार्ता, फिर कौन सी आएगी, 252 वैष्णव की वार्ता, फिर आएगी आपकी भक्तमाल, फिर आएगी कविमाला, कालिदास हजारा, अलंकार रत्नाकर और सार संग्रह, ठीक है। तो यहां से हमने पढ़ा कि 84 वैष्णव ने 252, 84 वैष्णव से 84 वैष्णव की वार्ता, 252 से 252 वैष्णव की वार्ता, भक्त से भक्तमाल, कालिदास से कालिदास हजारा, ठीक है, अलंकार से दोस्तों आपकी कौन सी है, अलंकार रत्नाकर, सार से सार संग्रह। तो ये ट्रिक आपको याद करनी है और क्रमबद्ध रचनाएं पूरी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर दूसरी आपको ट्रिक जो याद करनी है वो क्या है, सतकवि विद्वानों के राग में श्रृंगार रस का भूषण सुंदर तिलक और रत्नाकर हैं। सतकवि विद्वानों के राग में श्रृंगार रस का जो भूषण है, श्रृंगार रस का भूषण सुंदर तिलक और रत्नाकर हैं, ये क्रमबद्ध हैं, ठीक है। तो सतकवि से सतकवि गिरा बिलास हो जाएंगे, विद्वानों से विद्वान मोद तरंगणी हो जाएगी, ठीक है, राग से राग कल्पद्रोम, फिर श्रृंगार संग्रह है ना, श्रृंगार से श्रृंगार संग्रह, रस से रस चंद्रोदय, दिग्विजय, भूषण से दिग्विजय भूषण, सुंदर तिलक और कवित्र रत्नाकर। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है और आपको क्रमबद्ध याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी लोग याद करेंगे, बढ़िया है। अब एक साथ हम पूरी रचनाओं के क्रम देखेंगे, कालक्रम देखेंगे कि किस प्रकार से इन रचनाओं को कालक्रम के आधार पर रखा गया है, ठीक है। तो ये पूरी क्रमबद्ध रचनाएं हैं, इनको आपको याद रख लेना है। ये नेट एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, पूछा जाता है कि रचना काल की दृष्टि से रचनाओं को क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। तो 84 वैष्णव की वार्ता आपसे सबसे पहले पूछा गया था।
84 वैष्णव की वार्ता, ये 1568 ईस्वी का ग्रंथ है, ये 1568 ईस्वी की रचना है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ हैं। इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे। फिर 252 वैष्णव की वार्ता की बात करें तो इसका रचना काल भी क्या है? 1568 ईस्वी है। ये भी किसका ग्रंथ है? गोकुलनाथ जी का है। ठीक है, अब फिर आती है दोस्तों भक्तमाल का नंबर। भक्तमाल ये 1585 ईस्वी इसका रचना काल है और ये नावादास जी की रचना है। ठीक है, फिर कविमाला, कविमाला 1655 ईस्वी की रचना है और इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास नहीं बल्कि तुलसी। ठीक है, तुलसीदास। कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी हैं, लेकिन इसका जो क्रम है वो 1718 ईस्वी है। ठीक है, 1718 ईस्वी इसका रचना काल माना जाता है। अलंकार रत्नाकर की बात करें तो 1735 ईस्वी है अलंकार रत्नाकर और इसके रचनाकार कौन है? दलपति राय बंशीधर हैं। ठीक है, अब यहां से एक बार फिर से याद कर लो। 84 वैष्णव की वार्ता सबसे पहले 1568, 252 वैष्णव की वार्ता 1568, भक्तमाल 1585, कविमाला 1655, कालिदास हजारा है ना और 1718। ठीक है, अलंकार रत्नाकर 1735। ये सभी लोगों को याद रखना है, ये क्रमबद्ध रचनाएं आपसे पूछी जाती है। ठीक है, फिर बात करें सार संग्रह की तो सार संग्रह आती है प्रवीण कवि की ये रचना मानी जाती है। ठीक है, सार संग्रह है ना, सार निकालने में बोले सर प्रवीण है, प्रवीण, तो ये प्रवीण कवि की रचना है और इसका कोई रचना काल नहीं दिया गया है। सतकवि गिराविलास, सतकवि गिराविलास 1746 ईस्वी, 1746 ईस्वी इसका रचना काल है। बलदेव बघेलखंडी, बलदेव बघेलखंडी की रचना है सतकवि गिराविलास। ठीक है, विद्वनमोद तरंगणी, विद्वनमोद तरंगणी की रचनाकार कौन है? सुब्बा सेन और श्रीधर। रचना काल है इसका 1817 है। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन होता है दोस्तों इनकी रचनाओं के क्रम में, इनकी रचनाओं के सन याद करने में, है ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल तरीके से आप ज्वाइन होकर के क्लासें दोस्तों क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो अब ये क्रमबद्ध वाला जो आपका एक कमजोरी थी वो दूर हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। राग कल्पद्रुम 1843 ईस्वी की रचना है शिव सेन सरोज की, है ना, ये भी आपको याद रखना है। श्रृंगार संग्रह आपको बताना है दोस्तों। यहां पर आपको एक चीज सुधारनी है। क्या सुधारनी है आपको? ये जो राग कल्पद्रुम है इसको आपको सुधारनी है। ये राग कल्पद्रुम ये किसकी रचना है दोस्तों? ये बताओ जल्दी से। अभी अपन ने पढ़ा है कृष्णानंद व्यास की है। किसकी है? ये कृष्णानंद व्यास की है। इसको सुधारो सभी लोग। ये शिव सेन सरोज यहाँ लिख गया है, ये कृष्णानंद व्यास की। ठीक है, कृष्णानंद व्यास की है राग कल्पद्रुम। ठीक है, हम कृष्ण से क्या करते हैं? राग करते हैं। इसको सभी लोग सुधार लेंगे। फिर श्रृंगार संग्रह का रचनाकार 1848 है ना, इसको याद रखेंगे। 1848 ईस्वी कवि सरदार। श्रृंगार कर लेते हैं लोग तो अपने आप को सरदार समझ बैठते हैं, सरदार। तो ये श्रृंगार संग्रह रचना किसकी होगी? कवि सरदार की होगी। रस चंद्रोदय, रस चंद्रोदय की रचनाकार कौन है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी और इसका रचना काल है 1863। इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों दिग्विजय भूषण की। तो दिग्विजय भूषण ये 1868 ईस्वी की रचना है और लाला गोकुल प्रसाद का की रचना मानी जाती है 1868 में दिग्विजय भूषण। ठीक है, दिग्विजय सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। सुंदरी तिलक ये 1869 ईस्वी की है। सुंदरी तिलक बोले सुंदर तिलक लगाकर आ गए, ये भारतेंदु जी की। ठीक है, कवित्र रत्नाकर 1876 ईस्वी और ये माता दीन मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कवित्र रत्नाकर तक याद कर ली, इतनी सारी रचनाओं को क्रमबद्ध भी याद किया, फिर उसके बाद हमने ट्रिक से भी याद किया और फिर इसके बाद पहले हमने उसका टेस्ट भी दिया, उसके साथ साथ इसका विस्तृत अध्ययन भी दोस्तों हमने कर लिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अपना अध्ययन अब चलने वाला है। ठीक है, बहुत सारे दिन से अपनी लगभग 1 महीने से क्लासें बंद हैं, है ना, और अब क्लासें व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हो चुकी हैं। चाहे आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बिल्कुल व्यवस्थित और शुरुआत से दोस्तों यहाँ पर अध्ययन आपका किया जाएगा। आप सभी लोग बता देना कि सर ये जो क्लास है बहुत अच्छी लगी या आपको कोई समझ में नहीं आया, तो वो भी आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है। कहीं आपको कोई डाउट हो तो वो भी लिखें फटाफट से। और जितने भी साथी हैं
वो सभी लाइक जरूर करेंगे आज के वीडियो को, क्योंकि आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया है और एकदम स्टार्टिंग से है, जो आपको बिल्कुल पूरा समझ में आने वाला है। हिंदी साहित्य तो है ना, सुंदरी तलक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपका आज का चैलेंज प्रश्न है ना। अब जो भी साथी दोस्तों व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं या फिर दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए मैंने कई बार नंबर दिया है 9098609291। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें, ठीक है। और ये चैलेंज प्रश्न है, सुंदरी तलक के रचनाकार कौन है, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। नीतेश कुमारी, कुमकुम जी, पुष्पा प्रजापति और दोस्तों अटर सिंह कुशवाहा जी, है ना, मीना जी, राम जी, ममता जी, कुमकुम जी। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन मेंबर बनकर आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी जो क्लासें हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। निरंतर आपको क्लासें प्रेषित की जाएंगी। और दोस्तों अपना ये जो वीडियो है 9 बजे होगा, रोज रात्रि 9 बजे, ठीक है। देवांशी जी और कंचन, रोमा जी, रवि जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत हो रही हो तो ये नंबर भी आपको दिया है, व्हाट्सएप पर है ना पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूरा अध्ययन बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कराया जाएगा, है ना। और वीडियो को लाइक करते रहें। ये दोस्तों ये जो नोट्स थे ये ज्वाइन मेंबर की क्लास के नोट्स थे, यानी कि ये ज्वाइन मेंबर को पढ़ाया जाएगा अब, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे। और दोस्तों बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वो बहुत सारे पुराने वीडियो जरूर देखेंगे। जिसका 23 को एग्जाम है नेट का वो भी, है ना, जिसको 13 को एग्जाम है वो सभी लोग, है ना। और LT ग्रेड वाले, मास्टर कार्ड, पंजाब मास्टर कार्ड वाले सभी लोग बिल्कुल इसी प्रकार से इसी सीरीज से जुड़े रहें। अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो तो मैंने ट्रिक से आपको दिया है दोस्तों। एक तो पूरा 25 घंटे का वीडियो मैंने आपको दिए है, 25 घंटे का वीडियो, 10 घंटे का वीडियो। ये सारे वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको आधा हिंदी साहित्य तो वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सभी लोग जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक जरूर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।